और शिक्षा मित्रों को 10,000। क्या बात है? कुत्ते का खर्चा एक मंत्री का 20,000 के ऊपर और शिक्षा मंत्री को 10,000 मित्रों को। क्या आदमी पेट पाल लेगा? क्या बच्चों को पढ़ा लेगा? माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, कम से कम इतना तो करो। बच्चों की पढ़ाई है, दवाई है, लिखाई है, बस्ता है, कागज है, उसकी बीवी को भी कहीं कुछ लेना देना पड़ता है। तो साहब इस पर रहम करो। शिक्षा मित्र कितने हजारों लड़कों ने आत्महत्या कर ली। आप मुझसे माननीय श्री समरपाल सिंह जी, प्रश्न संख्या 6। साहब महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं एक किसी काम से मंत्री जी के यहाँ गया तो उसका नौकर कुत्ते को सहला रहा था। मैंने कहा भाई क्या खर्चा आता है इसका महीने पे क्या खर्चा आता है? कहना 20,000 से ऊपर और शिक्षा मित्रों को 10,000। क्या बात है? कुत्ते का खर्चा एक मंत्री का 20,000 के ऊपर और शिक्षा मंत्री को 10,000 मित्रों को। क्या आदमी पेट पाल लेगा? क्या बच्चों को पढ़ा लेगा? माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, कम से कम इतना तो करो। बच्चों की पढ़ाई है, दवाई है, लिखाई है, बस्ता है, कागज है, उसकी बीवी को भी कहीं कुछ लेना देना पड़ता है। तो साहब इस पर रहम करो। शिक्षा मित्र कितने हजारों लड़कों ने आत्महत्या कर ली। आप मुस्कुराते रहते हैं, आपकी जराब भी केवल चल जाएगी तो इनका उद्धार हो जाएगा। पूरे सूबे का मामला है और वो नियमित शिक्षक थे। कितने वो लड़कों की शादियां टूट गई, कितनों के घर बर्बाद हो गए। तो सरकार का क्या जा रहा है? अगर एक दाना उन पे भी चला जाएगा तो सरकार के पल्ले से क्या जा रहा है? आप कोरोना के मामले में जब स्कूल चल रहे थे प्राइमरी, तो उसमें 8 से 1 तक था, फिर 8 से 2 कर दिया, अब 8 से 2:30 तक चल रहा है। ये भी टाइम सेट कराओ बच्चों का। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, बिजली आप दे नहीं रहे, गर्मी है, स्कूलों में पंखे तक नहीं है, अभी जूते और ड्रेस और मोजे तक नहीं बटे स्कूलों में। मैं कहूं तो मैं जांच करा दूंगा। पिछले साल का ही वाकया है मुरादाबाद का। अपना प्रश्न रखिए। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं इनसे मंत्री से कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, कम से कम 30,000 रुपए महीना, 30,000 रुपए महीना इनको दिया जाए ताकि इनके बच्चों का लालन पालन हो सके। ये सारी समितियां जितने भी संगठन है, ये शिक्षकों के सब आके हमसे मिलते हैं कि आप विधानसभा में नहीं बोलते, हमारी बात नहीं रखते। मैं आपसे मांग करता हूं कम से कम 1,000 रुपए रोज इनका वेतन कर दिया जाए। माननीय मंत्री जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य ने शिक्षा मित्रों के संबंध में जो उनके मानदेय को लेकर के प्रश्न उठाया है, सबसे पहले तो मुझे उचित लगा कि माननीय सदस्य ने जिस तरह से हमारे शिक्षा मित्र जो कि पठन पाठन का कार्य कराते हैं, शिक्षण का कार्य कराते हैं, उन्होंने जिस तरह से शिक्षा मित्रों की तुलना एक पशु के साथ में विशेष तौर से माननीय सदस्य उत्तर सुन ले। माननीय मंत्री जी अपना उत्तर दें सीधे। मैं उत्तर ही दे रहा हूं, लेकिन नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, आप सभी के समायोजन को लेकर कितने सारे प्रयास किए गए हैं। हर तरफ से आप सभी का मुद्दा उठाया जा रहा है। हर कोई आप चाहता है कि आपका समायोजन किया जाए, इसलिए हर तरफ से आप सभी के मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है। आप सभी के समायोजन को लेकर सरकार से सवाल भी किए जा रहे हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। माननीय सदस्य ने जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुझे सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कहा कि आपके माध्यम से मैं ये सदन में इस तरह से जिस तरह से उन्होंने पशु और कुत्ते के साथ में शिक्षा मित्र की तुलना की, इसको हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं।
जहां तक पैसे बढ़ाने के लिए भी आप सब लोगों ने शिक्षा मित्रों का जो मानदेय था वो आपकी सरकार में 3500 रुपए था और उसके बाद आपने उनको शिक्षक के रूप में नियुक्त किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको शिक्षक के रूप में स्वीकार नहीं किया और जो मानक थे उसके अनुसार उनको शिक्षक नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए उनको वापस शिक्षा मित्र के रूप में उनको हमारे विभाग के अंतर्गत समायोजित कर लिया गया। आपने उनको शिक्षक के रूप में नियुक्त किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको शिक्षक के रूप में स्वीकार नहीं किया और जो मानक थे उसके अनुसार उनको शिक्षक नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए उनको वापस शिक्षा मित्र के रूप में उनको हमारे विभाग के अंतर्गत समायोजित कर लिया गया। हमने 3500 रुपए से 2017 में इनको जो मानदेय दिया जाता था इसको बढ़ा करके 10,000 कर दिया है और मैंने अपने प्रश्न में स्पष्ट कर दिया है कि अभी वर्तमान में संप्रति विचाराधीन नहीं है। आगे भविष्य में इसके संबंध में अगर कोई भी चीज इस सदन को अवगत करानी होगी तो आपके माध्यम से माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं अवगत कराऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 माननीय राजेंद्र प्रसाद चौधरी। अहमदाबाद बुलाई थी कि सर आइए आप ज्ञापन अपने लेटर पैड पे दे दीजिए। ये हाल है गुजरात मॉडल का। वहाँ की जो नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं आपको के सामने, तो आपने डिबेट में लाया। बंसल जी आज तक ये नहीं समझ पाए आप कि गुजरात मॉडल ही ये है कि कोई शिकायत नहीं सुनी जाएगी। गुजरात मॉडल ही ये है कि आपकी समस्या नहीं सुनी जाएगी। इतने दिन में आप ये नहीं समझ पाए। समझ गए सर। बात ना सुनी जाए उस मॉडल को गुजरात मॉडल कहते हैं। जब आपकी बात को ना समझा जाए तो उसे गुजरात मॉडल कहते हैं। गुजरात मॉडल कहते हैं। अधिकारों का हनन हो जाए उसे गुजरात मॉडल कहते हैं। जो आपकी बात ना करे उसे गुजरात मॉडल कहते हैं। हर बार नए मुद्दे, नए काम, नए सिस्टम, नए फरमान, नए ऐलान। आइए, मैं बहुत दिनों से आपसे कह रहा था कि ये सरकार कतई हिंदूवादी नहीं है। बिल्कुल सर। कल एक फरमान जारी होता है, पहले नेम प्लेट का फरमान जारी होता है, पूरी तरीके से सरकार बैकफुट पर आ जाती है। क्योंकि शिक्षकों का प्रोग्राम है, मुझे नहीं ये बातें बोलनी चाहिए। उसके बाद कल उत्तराखंड के एक जिले में मस्जिदें और मजारें ढांक दी जाती हैं। किसने ये आदेश दिया? और शाम होते होते वो मजारें और मस्जिदें खोली जाती हैं, वो कपड़े फाड़े जाते हैं। ये खर्चा मेरे टैक्स के पैसे का हुआ। जिस नगर निगम ने कपड़े बांधे वो मेरे पैसे से खरीदे गए। क्यों फाड़े गए? जब आप में एक धर्म और समुदाय का 10 मिनट विरोध झेलने की क्षमता नहीं है तो हिंदुओं को नफरत में क्यों ढकेल रहे हो? बिल्कुल सर। हिंदुओं के आपसी जो भाईचारे से हम लोग जी खा रहे हैं उस पर आपकी निगाह क्यों है? क्यों नहीं जीने खाने देते? तो मैं बड़ी साफ बात आपसे कहूं कि जो अधिकारों का हनन करे वही गुजरात मॉडल, जो ब्यूरोक्रेट्स के जरिए शासन चलाए वही गुजरात मॉडल, जो अधिकारियों के माध्यम से मिलकर अपने कर्मचारियों पर दबाव बनाए, अपने कर्मचारियों से वोट कराए, अपने कर्मचारियों की जांच कराए, अपने जनता को फर्जी मुकदमों में फंसाए, वही गुजरात मॉडल है। ये समझ लीजिए। इतने सब के बाद भी गुजरात मॉडल ना समझे हो तो फिर बता दूंगा। मनोज राय जी, जी सर नमस्कार। मनोज राय जी, नित नए फरमाने और तैयार रहिए। उपचुनाव के बाद ऑनलाइन अटेंडेंस देनी होगी। पहला काम मेरा, पहला सवाल आपसे। दूसरा, सारे स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं तो हेडमास्टर रहोगे कि नहीं रहोगे ये आप तय नहीं करोगे, अब सरकार तय करेगी। कौन बनेगा? कौन बनेगा? करोड़पति ये सरकार तय करेगी, क्योंकि लखपति जो वहां जाएगा भेंट चढ़ाएगा वो करोड़पति बनेगा, वो हेडमास्टर बनेगा। तो एक नया व्यवसाय बेसिक शिक्षा विभाग में जल्द चालू होने वाला है, क्योंकि किसी भी न्याय पंचायत में आधा दर्जन से ज्यादा ही स्कूल निकलेंगे, आधा दर्जन से, और कहीं कहीं तो 2 दर्जन भी निकलेंगे, कहीं 1 दर्जन भी निकलेंगे। तो फिर 1 दर्जन स्कूल, 1 दर्जन के टीचर, और इसमें एक बड़ा सवाल और बन जाएगा, क्या शिक्षा मित्र अनुदेशक रहेंगे नौकरी में कि बे आउट किए जाएंगे, निकाले जाएंगे? ये भी अभी कयास लगाना मुश्किल है, क्योंकि जब स्कूल मर्ज हो जाएंगे
तो मुख्य शिक्षक ही, जो परमानेंट शिक्षक है, वही उनकी भरपाई कर देंगे। फिर क्या जरूरत होगी अनुदेशक शिक्षा मित्र की? रोते रहो, गाते रहो। आप लोग धोखा दे ही चुके हो। जो उनको उम्मीद थी कि 29 जुलाई को धरना हो जाएगा, आप लोग बदल चुके हो अपना बात, तो उन्हें मौत मिले।